स्वीट होम का लास्ट एपिसोड गाइस बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी के ऊपर खत्म हुआ था, जहां पे हमने जे यॉन को देखा था कि कैसे उसने एक मॉन्स्टर को मारने के लिए खुद की जान सैक्रिफाइस कर दी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है, जहां पे अब जे यॉन की बॉडी को भी उसी जगह पे दफना दिया गया था जहां पे बाकी सारे लोगों को दफनाया गया था। सारे लोग काफी ज्यादा सैड थे, सब लोग एक साथ में उसका फ्यूनरल कर रहे थे। बच्चों ने इस बार भी फ्लावर्स बनाए थे और अब तो काउंट बढ़ता ही जा रहा है मरने वाले लोगों के काउंट में। किसी को भी ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि जे यॉन इस तरीके से मरेगा। ऊपर से जीसू की तो हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो एक जगह पे जाके बैठ जाती है। उसके रोने का कारण इतना ज्यादा इसलिए था क्योंकि जब वो मॉन्स्टर को मारने के लिए निकला था तो उससे पहले जीसू को सब कुछ कन्फेस करके गया था कि वो जीसू को काफी ज्यादा पसंद करता है और उसे ये नहीं पता कि इस कमरे से बाहर जाने के बाद उसके साथ क्या होगा। और यही बात सच में बदल जाती है क्योंकि बाहर जाते वो वापस जीसू के पास कभी लौटा ही नहीं। इसी के कारण जीसू बस जोर जोर से रो रही थी। इन सारी चीजों को हमारी डांसर यानी कि यून ने देख लिया था और वो जीसू के पास आके बैठ जाती है, जिसके बाद में जीसू बताने लगती है कि मैं ही सबसे ज्यादा मनहूस हूँ, मुझसे कोई भी अगर प्यार करता है तो वो मुझसे दूर हो जाता है। मैंने आखिर किया क्या है, क्योंकि जीसू के पहले बॉयफ्रेंड के बारे में हमें बताया गया था कि उसने सुसाइड कर लिया है और उसके बाद में अभी जे यॉन का भी मर्डर हो गया है और इन सब का इल्जाम वो खुद के ऊपर ले लेती है। जहाँ पे यूनियो से समझाती है कि ऐसा तुमने नहीं किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये सब कुछ होने ही वाला था। यूनियो अपने बारे में भी बताती है, अपने पास्ट के बारे में भी बताती है कि वो एक अनाथ लड़की है। उसके बाद यॉन की फैमिली ने उसे गोद लिया। उसकी फैमिली तो बचपन के अंदर ही मर गई थी, तब से उसने भी बस एडजस्ट ही करा है और बस जिंदा रहने की कोशिश करी है, वो भी बिना फैमिली वालों के। वो जीसू को बहुत समझाती है कि इन सब चीजों के चक्कर में हम मर नहीं सकते हैं, अब जैसी भी कंडीशन है हमें जीना तो पड़ेगा ही। इसी के साथ में यूनियो जीसू को वो टूटी हुई स्वॉर्ड देती है जो कि जे यॉन की थी, क्योंकि लड़ते हुए जे यॉन की स्वॉर्ड टूट गई थी, लेकिन फिर भी उस टूटी हुई तलवार की हकदार और कोई नहीं बल्कि जीसू ही थी और अब उसी के पास में वो टूटी हुई तलवार आ जाती है। जिसके बाद हम सैंगवॉक को देखते हैं जो कि अब पूरी की पूरी बॉटल को ही जे यॉन की कब्र के ऊपर डाल देता है और कहता है कि लो भाई अब तुम पूरी की पूरी पी लो, क्योंकि अब तुम पीने के लिए बचे ही नहीं हो। क्योंकि सैंगवॉक और जे यॉन ने बैठ के काफी सारी ड्रिंक एक साथ में करी थी। सैंगवॉक भी इस चीज को लेके काफी ज्यादा दुखी था। इसी के साथ हम चचा की वाइफ को देखते हैं जो कि बार बार के अंदर अपने दिन काउंट करती है और इसी के साथ में ये सोच लेती है कि कुछ भी करके उसे बस जिंदा रहना है, वो अपने ऊपर पक्का कंट्रोल करके ही रहेगी। जिसके बाद हम आर्मी वाली मेंबर का एक सीन देखते हैं जो कि इस वक्त तक भी फायर फाइटर ये क्यू का अभी तक वेट ही कर रही थी कि उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। ये क्यू इस वक्त मिस्टर गिल के पास में थी। उन्हें लग रहा था कि मिस्टर गिल कुछ तो परेशान है, तो मिस्टर गिल से पूछती है कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। तो मिस्टर गिल बताते हैं कि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि ग्रीन हाउस अपार्टमेंट के नीचे कोई तो ऐसी चीज है जो कि हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई सुरंग है जिसे अगर उन्होंने खोद लिया तो ये लोग यहाँ से छुप के बच के निकल भी सकते हैं। इसी वक्त जो छोटे छोटे दो बच्चे थे उसमें से एक बच्चा यहाँ पे बाहर की तरफ नजर रख रहा था और उसे दिखाई देता है कि एक गाड़ी इनकी तरफ ही फुल स्पीड से आ रही है। ये क्यू को इस वक्त लग रहा था कि ये गाड़ी जरूर आर्मी मेंबर्स की है और इसी के साथ में बाकी लोगों को भी ढूंढ लिया है। मिस्टर गिल कहते हैं कि मैंने अगर उस रास्ते को खोल लिया तो हम सबकी जान बच सकती है, लेकिन ये क्यों बिल्कुल गलत थी। ये गाड़ी आर्मी मेंबर की नहीं थी बल्कि काफी सारे बागियों की गाड़ी थी, यानी कि एक तरीके से गुंडे बदमाश लोगों की गाड़ी थी जो कि ग्रीन होम्स अपार्टमेंट के अंदर बहुत बुरी तरीके से एंटर करते हैं, वो भी दीवार को तोड़ के, और आते ही पहले उस आर्मी मेंबर को पकड़ लेते हैं और उसके बाद में उसे सबके सामने जान से मार देते हैं और कहते हैं कि हमने तुझे मना किया था ना कि तू भागेगा नहीं, बच के तू कहाँ पे जाएगा, मरना तो तुझे पड़ेगा ही। सारे लोग बुरी तरीके से डर गए थे और किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये लोग है कौन और इन्होंने आते ही इस आर्मी मेंबर को क्यों मार दिया। ये सारे गुंडे मिलके ग्रीन होम्स के अंदर जितने भी लोग थे उनको इकट्ठा करना शुरू करते हैं। हर इंसान किसी न किसी कोने के अंदर ही था। मिस्टर गिल भी छुपे हुए थे और उनके साथ में तो वो लड़का भी था, लेकिन मिस्टर गिल पकड़े जाते हैं। उन्होंने उस छोटे से लड़के को छुपने के लिए कहा था। हमें एक चीज और पता चलती है कि इस ग्रुप के साथ में जो लीडर आया है उसके पास में एक ब्रीफ केस है और उस ब्रीफ केस को खुलवाने के लिए उसने आर्मी मेंबर को मारा था और साथ ही में उसके थंब को भी यूज करने की कोशिश करी थी। इस ग्रुप का सबसे बड़ा लीडर उस ब्रीफ केस को अपनी गाड़ी के अंदर रख देता है और वही ब्रीफ केस ये क्यों चुरा लेती है और अपने साथ ले जाती है। हम यहाँ पे उस छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि चुपचाप बिल्कुल अकेला बैठा था, क्योंकि मिस्टर गिल ने जाने से पहले उसे कहा था कि तुम एक स्पेशल मिशन पे हो, इसी के कारण तुम्हें बिल्कुल चुप रहना है और किसी के भी सामने नहीं आना है। लेकिन जब एक गुंडा बच्चे को ढूंढने के लिए आता है तो वो बच्चा एकदम से गायब हो जाता है। सारे लोग अब एक जगह पे आ गए थे और इस टीम के लीडर ने एक बड़ा सा रेड कलर का सर्कल बना दिया था और कहा था कि सारे लोगों को इसके अंदर खड़ा होना है। एक लड़की काफी दूर खड़ी थी जो कि बेसमेंट के अंदर ही रहती थी, यानी कि इन सब लोगों के साथ हमेशा रहती थी। उस लड़की को सभी लोगों के सामने शूट कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज उसने कहा था कि हम आखिर इसके अंदर क्यों खड़े होंगे। लोग बुरी तरीके से डर गए थे। दूसरे अंकल को भी नीचे गिरा दिया था उनकी व्हील चेयर से। वो भी चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुमने उसे क्यों मारा, वो अंदर आ जाती, एक सेकंड के लिए तो तुम्हें रुकना ही चाहिए था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि इस वक्त ये क्यू और सैंगवॉक जो कि दोनों ही वॉरियर थे, दोनों ही बाहर की तरफ थे। ये क्यू जाती है लेकिन उसे दिख जाता है कि कोई तो है जो कि उसे ढूंढने के लिए आया है। इसी के कारण वो किसी अलमारी के ऊपर बैठ जाती है और उसे कोई भी गुंडा नहीं देख पाता है। यहाँ पे गुंडों की टीम में से एक मेंबर उस कमरे के अंदर पहुंच
जाता है जहाँ पे जीसू थी। इस वक्त जीसू बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी, हालांकि वो थी भी काफी ज्यादा इंजर्ड। ये लड़का आता है और उसके जख्म के ऊपर बहुत जोर जोर से प्रेस करने लगता है, दबाने लगता है। उसके अंदर से ब्लड निकल जाता है, फिर भी वो ऐसे करने से रुकता नहीं है। इसी वक्त यहाँ पे एक लड़का आता है जो कि इस रेड कलर जैकेट को बोलता है कि तुम्हें हमारे लीडर ने बुलाया है, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें भी पता है कि वो कितना कुछ कर सकता है। इसी के कारण वो जीसू को यहीं पे छोड़ के कह के जाता है कि मैं तो तेरे पास में वापस आऊंगा। सीन वापस ही बाकी लोगों के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे लीडर बाकी लोगों को कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि आखिर मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्यों आया हूँ और क्या चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे इतने सारे मैप्स किसने बनाए हैं, यानी कि इस पूरे ग्रीन होम अपार्टमेंट का इतनी सुंदर तरीके से मैनेजमेंट कौन कर रहा है। बोलो आखिर बताओ कि यहाँ का बॉस कौन है। तब यॉन यॉक खड़ा हो जाता है और बताता है कि ये सारे मैप्स मैंने बनाए हैं। तो लीडर कहता है कि अच्छा, इसका मतलब तू यहाँ का बॉस है। फिर वो बताना शुरू करता है कि तुम लोगों को जानने का पूरा पूरा हक है कि आखिर मैं कहा था। ये जगह बर्बाद होती जा रही है। तुम्हें क्या लगता है कि मॉन्स्टर सबको मार रहे हैं? बल्कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, इंसान ही इंसानों को मार रहे हैं। मैं लोगों को ढूंढने के लिए एक चर्च के अंदर गया था जहाँ पे हर एक इंसान मरा हुआ था। तुम्हें पता है कि वहाँ पे एक भी मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि वहाँ पे लोगों ने ही लोगों को मार दिया। और आगे आने वाले टाइम के अंदर भी यही होने वाला है, हर एक इंसान आपस के अंदर एक दूसरे को मार देगा। तो फिर आखिर हम गलती क्या कर रहे हैं? लेकिन अभी तक भी इस लीडर ने ये नहीं बताया था कि यहाँ पे आने का पर्पस क्या है। इसी वक्त वो रेड जैकेट यहाँ पे पहुंच जाता है और अपने लीडर को कहता है कि आपने मुझे बुलाया था क्या, जबकि लीडर ने उसे बुलाया ही नहीं था। असल के अंदर ये जो दूसरा खड़ा हुआ लड़का है, उसने जीसू की जान बचाने के लिए इस रेड जैकेट को यहाँ से हटा दिया था। इसी के कारण वो रेड जैकेट वापस से जीसू को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे ये जो लीडर है वो ये भी पूछता है कि यहाँ पे एक ऑपरेशन भी हुआ है, सच सच बताओ कि आखिर यहाँ पे डॉक्टर कौन है, कौन इतना समझदार है। तब यॉन यॉक कहता है कि वो ऑपरेशन भी मैंने किया था। लीडर इन सारी चीजों को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इसी के कारण वो कहता है यॉन यॉक को, और ऊपर से ऑफर भी देता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हो, तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें इन सबको धोखा देना पड़ेगा। यॉन यॉक को पता था कि अगर इस वक्त उसने लीडर का साथ नहीं दिया तो वो भी जान से मारा जाएगा। इसी के कारण वो सही मौका देखने के लिए इस लीडर के साथ मिलने के लिए खड़ा हो जाता है। सारे लोग डर जाते हैं कि आखिर यॉन यॉक ने ऐसा क्यों करा। ऊपर से योनसू भी पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों करा। तो यॉन यॉक ह्यूनसू के कान में आके कहता है कि जैसे मुझे सही मौका मिलेगा मैं उसके ऊपर अटैक कर दूंगा, तुम लोग भी तैयार रहना। यहाँ दूसरी तरफ हम सैंगवॉक को देखते हैं जो कि पता नहीं किसकी गन लेके यहाँ पे खड़ा हो गया था। हालांकि सैंगवॉक को गन चलानी भी नहीं आती थी, लेकिन उसे मारना पीटना बहुत अच्छी तरीके से आता था। वो दो गुंडों के ऊपर बुरी तरीके से हावी हो जाता है और उन्हें मारना पीटना शुरू करता है। इतनी देर में यहाँ पे ये क्यों भी पहुंच जाती है और कहती है तुम्हें गन चलाना नहीं आता क्या। इतने के अंदर तो वो एक दो लोगों को सुलटा भी देती है और साथ ही में अब सैंगवॉक ने यहाँ पे कुल्हाड़ी भी उठा ली थी। यहाँ दूसरी तरफ लीडर को पता चलता जा रहा था कि आखिर इस ग्रीन होम अपार्टमेंट के अंदर चल क्या रहा है और सारे लोग सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करते जा रहे हैं। यॉन यॉक ने जब सबको धोखा दे दिया था तो सारे बैठे हुए मेंबर्स यॉन यॉक के ऊपर गुस्सा करते हैं कि आखिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया, तुम इसके साथ में जाके क्यों मिल गए। ये क्यू और सैंगवॉक दोनों मिलकर ये प्लान बना चुके थे कि इन्हें बाकी के गुंडों को धीरे धीरे करके मारना है, इसी के साथ में हथियार चुराना है और उसके बाद में जाके लीडर को मार देंगे। ये लोग जैसे ही एक कमरे से बाहर निकलते हैं तो वो छोटा सा बच्चा आवाज देता है कि प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सैंगवॉक उसी वक्त बच्चे को नीचे उतार देता है और पूछता है कि आखिर तुम ऊपर कैसे चढ़े, तुम कहाँ पे थे। इसी वक्त इन लोगों के सामने एक स्लाइमी मॉन्स्टर आता है। ये दोनों ही मिलकर उस स्लाइमी मॉन्स्टर को मारने वाले थे, लेकिन ये बच्चा मना कर देता है कि नहीं प्लीज उसे मत मारो, वो मेरा दोस्त है, उसने मेरी जान बचाई है। तब हमें जाके पता चलता है कि जिस वक्त कोई गुंडा इस बच्चे को ढूंढ रहा था तो इसी स्लाइमी मॉन्स्टर ने इस बच्चे को ऊपर की तरफ उठा लिया था, यानी कि मॉन्स्टर बुरा नहीं है बल्कि अच्छा है। इसी के कारण यीकी और सैंगवॉक उसे वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। इस ग्रुप के लीडर को ये भी पता चलता है कि ये इंसान कोई अच्छे इंसान नहीं है, बल्कि ये खुद भी डरे हुए हैं क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है, एक मॉन्स्टर को क्वारंटाइन वाली जगह पे रख रखा है। ये लीडर चचा की वाइफ के पास में आ जाता है और कहता है कि ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, खुद भी तो धोखेबाज है ना। और उसके बाद में यॉन यॉक को कहते हैं कि तुम कौन सा कोई महान काम कर रहे हो। और उसके बाद में वो इस मॉन्स्टर से बचने के लिए यानी कि चचा की वाइफ को उसी वक्त बिना रुके मार देता है। सारे लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गए थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। यहाँ सैंगवॉक को भी अब लगने लगा था कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक वही इंसान है जो कि मर के भी वापस से जिंदा हो सकता है। तो आखिर अगर उसे कितना भी इंजर्ड कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे चचा की वाइफ का बुरी तरीके से ब्लड निकल चुका था, लेकिन हम सबको पता है कि वो इन्फेक्टेड है, तो क्या पता वो वापस जिंदा हो सकती है या नहीं हो सकती है। यॉन यॉक को अब साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि हमारे साथ में गद्दारी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। यॉन यॉक पूरे सीजन के अंदर एक बार भी नहीं रोया था, लेकिन इस बार जब चचा की वाइफ की कोई गलती भी नहीं थी इसलिए उसे मार दिया गया था, तो उसके भी आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगते हैं और वो उनकी आंखें बंद कर देता है। जिसके बाद हम ये क्यू और सैंगवॉक की बात सुनते हैं, जहाँ पे ये लोग आपस के अंदर डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें आगे जाके करना क्या है। इन्हें दो लोग और मिलते हैं और ये दो लोगों को और सल्टा देते हैं, यानी कि मार पीट के बुरी तरीके से गिरा देते हैं। साथ ही में अब ये क्यू और सैंगवॉक बाकी वाले बीच वाले मेंबर्स के पास में पहुंच जाते हैं। इतनी ही देर में सारे मेंबर्स खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे जितने भी गुंडे थे उनके ऊपर एकदम से अटैक करना शुरू करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ सैंगवॉक भी उस छोटे से बच्चे को लेकर आगे की तरफ बढ़ ही रहा था और तभी दो गुंडे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन गुंडों से भी बच जाता है। लेकिन जो मेन लीडर था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्मार्ट था और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसी के कारण वो यॉन यॉक को पकड़ लेता है, क्योंकि यॉन यॉक अकेला ही था जो कि उस लीडर को पकड़ रहा था और यॉन यॉक में इतनी भी पावर नहीं थी कि वो उस लीडर को
हरा सकता था, कहीं ना कहीं अब सारी चीजें वापस से कंट्रोल के अंदर आ जाती है। लीडर सबके ऊपर गन तान देता है और कहता है कि तुम लोग क्या चाहते हो, कि तुम लोग मुझसे जीत पाओगे, तुम लोग नहीं जीत पाओगे। इसी वक्त एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है। हालांकि मिरेकल तो नहीं था, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी इंसान इन्फेक्टेड है तो वो वापस से मर के भी जिंदा हो ही सकता है। यानी कि इस वक्त चचा की वाइफ वापस आ गई थी, ऊपर से वो तो बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हो रही थी। तो सबसे पहले वो इसी गुंडे की टीम के एक आदमी को मार देती है। तो ये चीज तो अच्छी करी उसने कि उसने एक आदमी को मार दिया, लेकिन उसके अंदर अभी ये होश नहीं था कि वो अपने लोगों और इन गुंडों के अंदर से डिफरेंशिएट कर सके कि किसे मारना और किसे नहीं मारना है। इसी के कारण वो लेडी आगे बढ़ती जाती है और बाकी लोगों के ऊपर अटैक करती। इतनी ही देर में ह्यूनसू आके उसे रोक लेता है और उसका वार अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये लेडी काफी ज्यादा हावी हो गई तो सबको मार डालेगी। इस लेडी का हाथ एक बुरी तरीके का वेपन बन गया था और वो ह्यूनसू के आर पार कर देती है। ह्यूनसू को ना चाहते हुए भी उस लेडी का गला दबा के उसे मारना पड़ता है। ह्यूनसू रोता भी जा रहा था और कहीं ना कहीं फुल पावर भी लगाता जा रहा था, ऊपर से वो इंजर्ड भी था। जिसके बाद उस लेडी को पूरी तरीके से शूट कर दिया जाता है ताकि वो वापस भी ना उठे, और साथ ही में ये भी इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि अब इसे सबके सामने ही जला दो, क्योंकि ये मॉन्स्टर है, आगे जाके वापस से उठ जाएगी और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसी के कारण जिंदा होने से पहले इसे जला दिया जाता है। सारे लोग बस देखते ही रह जाते हैं कि किस तरीके से उसे जलाया जा रहा है। वो जैसे ही जल के खत्म होती है तो सबको ऑर्डर दिया जाता है कि ह्यूनसू को इन लोगों के साथ में लेके आया जाए। वहीं पे वो रेड जैकेट अब जीसू के साथ कुछ गलत हरकत करना चाहता था। उसे यूरी भी दिख जाती है और वो यूरी को कहता है कि अभी के अभी मेरे साथ चल, मेरी मदद करने चल। यूरी को सब मना करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं उठती तो ये रेड जैकेट उसे शूट कर देता। इसी के कारण यूरी को ना चाहते हुए भी इस रेड जैकेट के साथ में जाना पड़ता है। लेकिन यूरी कमरे के अंदर जाते इस रेड जैकेट के ऊपर अटैक कर देती है और बुरी तरीके से उसे मारने लगती है। इस वक्त जीसू भी ये चीज देख लेती है और वो भी उठ के इस रेड जैकेट को मारने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रेड जैकेट हद से ज्यादा पावरफुल था, उन दोनों लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। लेकिन आखिर के अंदर यूरी के पास एक ऐसा वेपन था जिससे कि उसने रेड जैकेट को जान से मार दिया और सारा का सारा खून यूरी के मुंह के ऊपर गिरा। यानी कि उसके पास वो स्वॉर्ड आ गई थी जिससे कि उसने इस रेड जैकेट को काट डाला। बेचारी यूरी ने आज तक किसी इंसान को नहीं मारा था, इसी के कारण वो बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। ऊपर से जीसू, जिसका पहले जस्ट अभी अभी ऑपरेशन हुआ ही था, ऊपर से इस रेड जैकेट ने उसे इतना ज्यादा इंजर्ड भी किया तो उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकल जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यूनसू को बाकी सारे लोग छत पे लेकर आ गए थे। यहाँ बाकी के लोग नीचे ही बैठे थे और इस वक्त इनके साथ निगरानी रखने के लिए बस एक ही गुंडा था कि ये क्यों यहाँ पे आ गई थी और उस गुंडे को भी मार देती है। यानी कि बाकी सारे लोग नीचे जितने भी थे वो सब आजाद हो गए थे और यहाँ से फुल स्पीड में भागने के लिए निकलते हैं। यूरी, जिसे कि एक अस्थमा का प्रॉब्लम था और ऊपर से जस्ट उसने अभी अभी इतनी ज्यादा फाइट करी थी तो वो ब्रीथ ही नहीं कर पा रही थी, ऑलमोस्ट मरने जैसी कंडीशन में थी। और उसी वक्त यहाँ पे सैंगवॉक आ जाता है, जो कि आते ही सबसे पहले उसे पंप से इनहेल करता है ताकि वो वापस से होश में आ सके। यूरी जोर जोर से रोने लगती है कि उसने एक आदमी को मार डाला, लेकिन सैंगवॉक उसे शांत करता है और समझाता है कि तुमने नहीं मारा है, बल्कि वो इंसान खुद ही एक मॉन्स्टर था और तुमने जो भी किया है बिल्कुल ठीक करा है। इसी के साथ हम यहाँ के लीडर को देखते हैं और यहाँ के बाकी के लोग भी इस लीडर से बात करते हैं कि आखिर इस लड़के का करना क्या है, ये भी मॉन्स्टर है और आखिर इतनी जल्दी ये हील कैसे हो सकता है, ये मरा तक भी नहीं है। ये लीडर काफी ज्यादा एक्साइटेड था योंगसू की पावर देखकर, इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद आखिर ये खड़ा कैसे हुआ। ह्यूनसू जैसे ही खड़ा होता है तो उसे वापस से शूट किया जाता है, लेकिन ह्यूनसू कहीं ना कहीं वापस से हील होके आगे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरे भी बेचारा बिल्कुल परेशान होकर नीचे बैठ गया था और हमें पता चलता है कि जो दूसरे अंकल है वो भी बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गए हैं, उनके नोज से कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती ही जा रही है। अब वक्त आ गया था कि जब ह्यूनसू को मारा जाने वाला था, वो लीडर एकदम कंफर्म था कि ह्यूनसू को तो मारना ही मारना है, क्योंकि वो स्पेशल इन्फेक्टेड इंसान था, क्योंकि वो बार बार में हील हो रहा है। और तब जाके एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि यहाँ पे जो एक लड़का खड़ा था, इस लड़के का नाम म्योंग था और वो ही इस पूरे ग्रुप का लीडर है, बल्कि वो इन सब के अंदर छुपा हुआ था ताकि कोई भी उसे पहचाने नहीं। और जो यहाँ पे लीडर बनने की कोशिश कर रहा था उसे वो जान से मार देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ह्यूनसू के ऊपर अटैक किया। वो कहता है कि तू मेरे जैसे इंसान को नहीं मार सकता, बहुत ज्यादा हो गया है तेरा, मैं इतनी देर से तुझे देख रहा हूँ, लेकिन मैं अब तुझे तेरी मनमानी नहीं करने दूंगा। बाकी लोग म्योंग से बुरी तरीके से डर गए थे और वो उसके ऊपर शूट भी नहीं करते हैं। वो ह्यूनसू के पास जाता है और कहता है कि तुम भी वैसे ही हो जैसा कि मैं हूँ। और इतनी ही देर में हेलीकॉप्टर से काफी सारे पैम्पलेट्स नीचे की तरफ गिरते हैं। म्योंग उसमें से एक पोस्टर को उठा लेता है और उसके बाद में पढ़ता है कि आर्मी वालों ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर बाहर की तरफ निकाला है कि जिस भी इंसान ने अगर स्पेशल इन्फेक्टेड इंसान के बारे में बता दिया तो उसे स्पेशल केयर के अंदर ले जाया जाएगा और इस चीज की पूरी जिम्मेदारी आर्मी वाले लोग लेते हैं। लेकिन म्योंग यहाँ पे ह्यूनसू को समझाता है कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, अगर इंसानों ने हमारे बारे में किसी को बता भी दिया तो भी आर्मी वाले किसी की हेल्प नहीं करेंगे। माहौल इतना ज्यादा खराब है कि कोई भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। लेकिन ह्यूनसू को अच्छी तरीके से पता था कि जो नीचे वाले जितने भी लोग हैं, जितने ये लोग साथ में रह रहे हैं, कोई भी ह्यूनसू के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। म्योंग कहीं ना कहीं ह्यूनसू को ये भड़काने की कोशिश कर रहा था कि हमें इन लोगों को मिलकर मार देना चाहिए ताकि कोई भी हमारा नाम बाहर ले ही नहीं, जबकि ह्यूनसू किसी को भी नहीं मारना चाहता था। नीचे जो एक बंदा आखिर के अंदर बचा था जिसे बाकी लोगों ने पकड़ लिया था, अब वो ये सारी बातें सबको बता देता है कि इन सब ग्रुप का लीडर और कोई नहीं बल्कि म्योंग है, जो कि स्पेशल इन्फेक्टेड इंसान है। यहाँ ह्यूनसू अपने साथ में म्योंग को दूसरी अंकल के घर पे लेके जाता है, जहाँ कमरे के अंदर लेडी थी और वो लेडी जो कि बड़े से बेबी मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो गई है। म्योंग भी कहता है
कि ऐसा मॉन्स्टर तो मैंने खुद ने भी नहीं देखा, लेकिन हमें कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा पाएगा। नीचे जो आदमी था वो बाकी सारे लोगों को भड़काना शुरू करता है कि आर्मी वाले लोगों ने एक ऐसा ऑर्डर निकाला है जिससे कि हम सारे लोग बच सकते हैं। अगर हम स्पेशल इन्फेक्टेड इंसान को आर्मी वालों को दे देंगे तो वो हमें सेफ प्लेस पे ले जाएंगे। लेकिन मिस्टर गिल और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कंफर्म थे कि इस वक्त का माहौल इतना ज्यादा खराब है कि आर्मी वालों के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर उन्होंने आर्मी वालों को कॉल कर दिया तो क्या श्योरिटी है कि वो इन सारे लोगों की मदद करेंगे और ऊपर से ह्यूनसो को भी जाने देंगे और उसे नहीं मारेंगे। सारे लोग डरे हुए थे। साथ ही में उन्हें ये भी दिखाई दे रहा था कि लिफ्ट से कोई तो है जो कि नीचे आ रहा है। ये सारे लोग ह्यूनसो को कहीं ना कहीं मारना भी चाहते थे कि अगर उन्होंने ह्यूनसो को आर्मी को दे दिया जाए तो इन सब की जान बच सकती है। और ह्यूनसो ये सोच के बैठा था कि कोई भी मेंबर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी सस्पेंस के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या ह्यूनसो को ये सारे लोग मिलके मार देंगे या आर्मी मेंबर इन्हें ढूंढ लेगी या फिर इन सबकी जान बच जाएगी? गाइस ये सारी चीजें हमें सीजन के आखिरी एपिसोड में पता चलने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।